देखो ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है ना। चैप्टर है सॉल्यूशन, सब लोग जानते हैं। मैं दोबारा एक बार, वैसे मैं इंट्रोडक्शन में ये बात बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ इस बात को कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको पास होने में डिफिकल्टी लग रही है। इसको करने से मुझे लगता है कि आप पासिंग बाउंड्री को आराम से क्रॉस कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर जो है, ठीक है, सॉल्यूशन इसकी वेटेज है कितनी, 7 मार्क्स की, ऐसा दिया गया है। ठीक है, कई बुकों ने लिख रखा है कि 7 मार्क्स की वेटेज है। अब इसमें ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो हमने इसको दो हिस्सों बांटा है, एक तो थ्योरी में और एक इसका न्यूमेरिकल सेक्शन। आज हम लोग थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे कि थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकता है। तो हमने कई क्वेश्चनों के ग्रुप बना लिए हैं, हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक समझेंगे अपने। देखिए इसमें बेसिक टॉपिक तो बहुत वही है कि मोलिलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये वाला टॉपिक हो गया, हेनरी लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, एग्यूड्रॉप हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, क्वांटम फैक्टर हो गया, बेसिक टॉपिक ये। तो हम सबसे पहले देखेंगे मोलिलिटी के क्या क्वेश्चन आए, ठीक है, उनको कैसे लिखना है, 1 मार्कर आए, 2 मार्कर आए, किस तरीके का क्या आया, उसको देखेंगे। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन बताए जाए बस उतने तैयार कर लीजिएगा। जो पीडीएफ इसमें दी जाएगी उसको उसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसके अलावा। क्योंकि टाइम बचा है 1 महीना 1.5 महीना लगभग, और 1.5 महीने में इतना ही हो सकता है और कुछ हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले नोट डाउन करिए। तो देखो ऐसा है कि जैसे एक है मोलेलिटी, है ना, ये पहले टॉपिक से बता रहा हूं, ठीक। दूसरा हो गया मोलेरिटी, ठीक है, और तीसरा हो गया मोल फ्रैक्शन। इन दोनों के क्या क्वेश्चन आए हैं, तो इन दोनों की एक आई है डेफिनेशन। भैया ये डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी आपको उन्हीं की लैंग्वेज मतलब लर्न करके जाना है। छोटी सी डेफिनेशन है, 1 मिनट में याद हो जाएगी आपको। तो डेफिनेशन आई है। दूसरा क्या है, इनकी यूनिट आई है, यूनिट, ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरा क्या आया है, इन दोनों में देखिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, एक में वॉल्यूम आता है, एक में वेट आता है, डिफरेंस होता है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि किस कंडीशन पर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन पूछी गई है क्वेश्चन में। और क्या पूछा गया, और आपसे इसके न्यूमेरिकल भी पूछे गए, ठीक है ना। एक और बात भी पूछी गई है, देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन इसमें एक ये पूछा गया है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, जैसे इस बात को कैसे पूछा जाता है कि मोलिलिटी और मोलरिटी में कौन अच्छा है, क्यों अच्छा है, ठीक है ना, किसको प्रेफर करना चाहिए, अच्छा लिख देंगे, प्रेफर कर देंगे ऐसा। तो या कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों है, ठीक है, ये दोनों बातें एक ही है। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का कोई क्वेश्चन पूछ दिया, या उसने पूछ दिया कौन बेटर है, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम में बेटर कौन है, और क्यों है, बेटर कौन है और क्यों है। तो ये क्वेश्चन मोटे मोटे आते हैं मोलिलिटी में से, या मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। मोल फ्रैक्शन का भी सिर्फ यही आता है, या तो इसकी डेफिनेशन आती है, या फिर इसका क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल को तो हम न्यूमेरिकल सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, इसके भी और इसके भी। न्यूमेरिकल देखिए इसका भी आता है, एक और लिख देता हूं, ठीक है। तो मोलिलिटी का, मोल फ्रैक्शन का आपका ये हिस्सा है। जनरली मोल फ्रैक्शन में डेफिनेशन आती है और आपका न्यूमेरिकल आता है, अगर आता है तो। ज्यादातर केसों में मोलिलिटी और मोलरिटी आती है, जिनकी या तो डेफिनेशन आती है, या उसके यूनिट से रिलेटेड कोई बात पूछ लेते हैं, कंडीशन पूछ लेते हैं कि कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर कब होता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि उन दोनों में कौन अच्छा है और क्यों अच्छा है, और या फिर आपसे एक न्यूमेरिकल भी आपसे अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास मोलिलिटी और मोलरिटी के क्या क्या टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 और 5 बातें हो गई। न्यूमेरिकल वाले को न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, और इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अब डेफिनेशन लिखिए, ठीक है भाई। तो जरा पहले मैं ये मोल फ्रैक्शन को हटा देता हूं यहां से,
ये देखो, ये थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया। तो ये हमारे टॉपिक है मोलैलिटी और मोलैलिटी के ऊपर ये चल रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। इतने टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर यूनिट का भी चलेगा इसी के साथ। तो डेफिनेशन में अब जिनको नहीं आता पहले आप समझ लें कि क्या होता है। देखिए मोलैलिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये L से स्टार्ट है, ये R से स्टार्ट है। कई बच्चे भूल जाते हैं कि वॉल्यूम किस में आएगा, वेट किस में आएगा। एक छोटी सी तरकीब बताता हूं, तरकीब बिल्कुल ऐसी है, सरल सी, हलवा सी। देखिए इसमें L आया है, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम किस में मेजर होता है, लीटर में, ठीक है। तो जिसमें L आ जाए उसमें लीटर का इस्तेमाल ना करें, और जिसमें L नहीं आया है उसमें लीटर इस्तेमाल होगा, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। ऐसे आपको याद बना रहेगा कि मोलैलिटी कौन था और मोलैलिटी कौन था, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लिए, चलो लिखो भाई, लिख लो तुम लोग लिखो। तो देखो भैया जी, लिखो मोलैलिटी, हेडिंग डालो, एक लिखो हेडिंग मोलैलिटी। भाई ये सारा मैटर का क्वेश्चन पीडीएफ में है, ठीक है। आपको नोट अभी करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, नोट अभी करना है। पीडीएफ जो लगी है उसमें सिर्फ क्वेश्चन है कि किस किस लैंग्वेज में कैसे कैसे घुमा के इन बातों को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मोलैलिटी में लिखिए इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, देखिए सरल डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो आप ये रिटी वाला लिखवा रहे हैं, रिटी में क्या बताया, ये आर आया तो उसमें लीटर आएगा, लीटर का मतलब वॉल्यूम आएगा। तो हमने लिख दिया इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो लोग नहीं जानते, सॉल्यूट भाई वो होता है जिसको हम डालते हैं, ठीक है ना। जैसे पानी में शक्कर मिलाई तो शक्कर हो जाएगी सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नीचे क्या आएगा, वेट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये रिटी पढ़ रहे हैं, रिटी का मतलब इसमें लीटर, लीटर का मतलब वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। अच्छा अब ये वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी रुको, डेफिनेशन मत लिखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई डेफिनेशन क्या बन गई कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे हैं, अगर एमएल में लोगे तो एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस ये फॉर्मूले से ही, इस फॉर्मूले से ही हमने क्या बना दिया, डेफिनेशन बना दी। अगर आप भूल जाओ दूसरी डेफिनेशन देखो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। या जो बताया बोले तो इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, वॉल्यूम कितना ले लिया हमने, 1 लीटर ले लिया, ठीक है ना। भाई अगर यहाँ पे 1 लिखूंगा तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किसके बराबर हो जाएंगे, मोलैलिटी के, मतलब कैपिटल एम के बराबर हो जाएंगे, कैपिटल एम से लिखते हैं इसको, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन कंप्लीट, और ये रहा फॉर्मूला, ये भी कंप्लीट। दोनों का कंफ्यूजन है क्या। अब देखो इसे मैंने 3-4 बार इसलिए समझा दिया क्योंकि देखो अब ये लिखना है मोलैलिटी, तो क्या बदलना है, कैपिटल एम की जगह कर दो स्मॉल एम, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह क्या कर दो, वेट। 3 चीजें बदलेंगी, ये बदल जाएगा सिंबल इसका, वॉल्यूम की जगह हो जाएगा वेट हो जाएगा, और सॉल्यूशन की जगह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना, बस। और ये जो लीटर है ना, फिर ये लीटर खत्म हो जाएगा और ये किसमें हो जाएगा, केजी में। डेफिनेशन बिल्कुल उसी स्टाइल से, तो आप नोट कर ले कि मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम, ठीक है, मोलैलिटी। तो वही उसी तरीके से इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहां पे लिख देता हूं स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लगभग आधी लाइन बराबर ही है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहां तक बिल्कुल बराबर है, वो था 1 लीटर, यहां पर क्या आ जाएगा 1 केजी, ठीक है, और वो था सॉल्यूशन और यहां आ जाएगा सॉल्वेंट। तो डिसॉल्व्ड इन 1, लिखते जाए, डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए, ये इसका भी फॉर्मूला तैयार हो गया, देखिए दोनों फॉर्मूले हो गए। कितना आसान डेफिनेशन है बताइए, इसमें क्या ही याद करने के लिए, आप थोड़ा सा दिमाग को प्रोसेस करिए। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 केजी, और इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर किसका, सॉल्यूशन का, वो 1 केजी किसका, सॉल्वेंट का। दोनों डेफिनेशन तैयार, कुछ कठिन है क्या इसमें, इतना सरल, सिंबल स्मॉल, इसका कैपिटल,
इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ये आराम से हो सकता है। अब एक और बात बतानी, क्या बतानी? तो देखिए ये डेफिनेशन मेरी हो गई बिल्कुल आसानी से, मैंने समझा दी डेफिनेशन क्या होती है, नोट भी करवा दी, आप जरूर नोट कर लें। मैं दोबारा कह रहा हूं, नोट किया हुआ कोई भी मैटर पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। अब एक बात बताइए कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाली, जरा इसको समझ लेते हैं, ये टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए जब मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं, मान लो टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीजें उड़ने लगेंगी। मान लो पानी है मेरे पास 1 लीटर और मैं उसे गर्म कर रहा हूं तो वो उड़ेगा तो वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज करने पर ये वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। बात समझ आई ना? हाँ है ना? जबकि वजन, मास, टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये कि ये जो कैपिटल एम है ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बात समझ आ गई ना? और ये जो मास वाला है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जब आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो मान लीजिए पूछा जाता है कि कौन अच्छा है, क्यों अच्छा है, तो भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू कम एक्यूरेट रहेंगी, क्योंकि हो सकता है कि आप जम्मू कश्मीर में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और मैं केरल में कर रहा हूं, तो टेम्परेचर में वेरिएशन रहेगा, तो सेम चीजें लिखने पर भी इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। जबकि स्मॉल एम की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। स्मॉल एम क्या होता है बता चुका हूं। स्मॉल एम क्या होता है? मोलेलिटी होता है। दोबारा एक बार लिख देता हूं, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है। उम्मीद है कि डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है और टेम्परेचर का जो डिपेंडेंसी था या कौन अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है, ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। ये भी टॉपिक हमारा खत्म और डेफिनेशन वाला भी खत्म। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखें भाई, एक इसी में एक और बात समझ लें कि देखिए हम इसके सिंबल को इसके यूनिट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए आपका इसका आंसर निकल के आता है 50 या 1, कितना भी आंसर निकल के आए उसके सामने यही सिंबल लगा दीजिएगा और इसकी यूनिट की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। यहां पर हमारी ये बात खत्म हो गई कि कैसे कैसे क्या होता है। अब एक टॉपिक हमारा रह गया है कि किस कंडीशन पर ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ये टॉपिक रह गया है। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो है जिसमें न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे, तो इसको और देखेंगे तो हमारा मोलिलिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम मोल फ्रिक्शन लेंगे। इसको नोट कर लो भाई जिसने नहीं किया। तो भाई अभी उम्मीद है सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई, यूनिट के बारे में समझ में आ गया, टेम्परेचर के क्या रिलेशन होता है वो समझा दिया, इन दोनों में कौन अच्छा है ये बता दिया। अब कंडीशन बताएंगे कि कब ये कौन बराबर होगा। ठीक है, तो देखो भाई इसको जरा एक बार यहां से रेस कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, और अगर किसी की डेंसिटी 1 हो जाए तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बराबर मास हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अच्छा एक और चीज, अगर मान लो ये भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां लिखा है, यहां लिखा है, हाँ है ना? और हमें करना है इन दोनों को बराबर। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको देखें कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां लिखा है और यहां पर भी लिखा है कि नहीं? और हमें इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। कैसे बराबर हो सकते हैं? अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाए? मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाए तो बराबर ही निकलेगा। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये कब बराबर होगा? ये कब बराबर होगा? जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाए? मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपका स्मॉल एम और कैपिटल एम आपस में बराबर निकल के आएंगे। फॉर्मूले से समझ में आ रहा है यार, ये दोनों एक जैसी चीजें, ये दोनों बराबर कर दो, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल भी हो गया आपका। सारे सवाल जितने थ्योरेटिकल इन दो चीजों पर आ सकते थे सारे बता दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आना होगा सवाल को तो इसमें से आ जाएगा, न्यूमेरिकल का बाद में करवा दूंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन को। तो लिखो भाई मोल फ्रैक्शन। अब देखो बेटा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो देखो मोल फ्रैक्शन के बारे में विशेष कुछ आया नहीं है, मैं आपको बता दूं। मोल फ्रैक्शन के बारे में ज्यादातर डेफिनेशन आई है या फिर कोई न्यूमेरिकल आ गया और कोई विशेष नहीं आया। हाँ, इंटर रिलेशन भी आए हैं, बहुत ही कम बार, कि जैसे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है या मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, ये बातें पूछी गई हैं एक आधे बार। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन देखिए नाम से क्लियर है, मोल का क्या हो रहा है? फ्रैक्शन हो रहा है कि तुम्हारे पास
कितने मोल्स हैं टोटल मोल्स के। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कितना हिस्सा है, हिस्सा का मतलब टोटल में से तुम्हारे पास कितनी वैल्यू है, बस यही मोल फ्रैक्शन है। तो बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं आता है, तो मैं ये बता देता हूं भाई, जिनको मोल्स निकालना ही नहीं आता, तो मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वैसे तो न्यूमेरिकल लगवाते समय मैं आपको ये सारा समझाऊंगा, अभी तो मैं थ्योरी समझा रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन की आप डेफिनेशन नोट कर ले, लिखो भैया जी, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। भाई कॉपी पेन लेके लिखो, सुनो मत खाली लिखो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, अब नोट करो फटाफट। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ total number of moles present in the solution. It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब है ये रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स एक कंपोनेंट का और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। देखिए जरा मैं समझा देता हूं इस बात को। मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर में दो चीजें हैं, ए है और क्या है, बी है, ठीक है ना। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले Na, मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स, और एक निकाला Nb, मतलब बी के नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कुछ लोग इसे एक्स बोलते हैं, टाई बोलते हैं, और भी तो इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स बी अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। देखिए जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जिसका निकालना था, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जितना उस सॉल्यूशन में टोटल प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आपको एक्स ए निकालना है तो हो जाता है Na अपॉन Na प्लस Nb। इसीलिए मैंने लिखवाया इट इज द, फिर से बता रहा हूं, इट इज द रेशियो अपॉन का मतलब रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, या ए या बी, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो ये मोल फ्रैक्शन है। इसके विशेष इसमें कुछ आता नहीं है, डेफिनेशन ही आई है, न्यूमेरिकल अभी लगवाऊंगा तो न्यूमेरिकल आते हैं, वो अभी बात अगले वीडियो में। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज आती है, क्या, इंटररिलेशन। ठीक है, वैसे तो ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो लिख देता हूं। एक मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का होता है, और एक मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का होता है। पहले एक नोट कर लो, चलो भाई इसको लिख लो, पहले लिखो। तो देखो बेटा, ये मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है। देखिए मोलैलिटी अभी पढ़ाया था, स्मॉल m है आपका, और ये क्या रिलेशन होता है। देखिए स्मॉल m जो होता है, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको, 1000 इंटू x2 अपॉन x1। ये x2 x1 क्या होता है ये बताऊंगा, इंटू m1। ठीक है, तो जिनको x2 और x1 नहीं पता वो भाई सुन ले, x1 ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन। देखिए 1, कुछ लोग 1 लिखते हैं और कुछ लोग लिखते हैं a, ठीक है। तो जो 1 होता है वो वास्तव में a होता है, a का और इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। बोलो क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने x2 नहीं पता तो x2 होता है, जिसको हम xb भी लिखते हैं, कुछ लोग b लिखते हैं, कुछ लोग 2 लिखते हैं। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से जो m1 होता है, जिसको मैंने अभी समझाया, 1 को a लिखते हैं तो कुछ लोग ma भी लिखते हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन पता है तो दी भाई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास डाल दीजिएगा, दोनों मतलब XB और XA, ठीक है ना। तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन डाल दीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आप उस सवाल में चले जाएंगे। ठीक है, अभी सवालों की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। यहां पर आपको एक इंटररिलेशन पढ़ा दिया कि अगर कोई आपसे सीधा इंटररिलेशन पूछ दे तो आप ये लिख दें, आपका काम हो जाएगा। एक और इंटररिलेशन है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में, तो यहां से L हटा के इसको पहले इरेज कर देता हूं। ये बात उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं मोलैलिटी। अब हम लोग लिखेंगे मोलैलिटी के बीच में। देखिए मोलैलिटी क्या होता है,
क्या होता है भाई, नोट कर लिया ना, नोट कर लो भाई, पहले नोट कर लो, नोट करो। तो देखो भाई मोलैरिटी, उम्मीद है आपको याद होगा, कैपिटल M से लिखते हैं, हाँ है ना। फॉर्मूला बनता है 1000 का मल्टीप्लाई किया किसमें कर दिया, x2 में। अभी x2 समझाया था, 2 जो होता है वो क्या होता है, b होता है, ठीक है। b मतलब क्या होता है, b मतलब, b मतलब होता है सॉल्यूट, ठीक है ना। अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x1 इंटू m1, ठीक है, और प्लस x2 इंटू m2। फिर से लिख रहा हूं, अगर आपको x2 नहीं पता, 1 नहीं पता, तो उसको लिख देता हूं x1 जो होता है दैट इज xa, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ a मतलब होता है सॉल्वेंट, लिख देता हूं, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक होता है हमारा x2 जो कि होता है xb, ये दोनों एक ही बात है, 2 लिखो b लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये होता है सॉल्यूट, ठीक है। और इसी तरीके से एक है हमारा m1 जिसे हम ma भी ना जानते हैं, ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, देखिए 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। और इसी तरीके से एक m2 होता है जिसको हम mb के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए क्या इंटरलेशन होता है, ये देखिए ये तुरंत सवाल कर देगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये तुरंत कर देगा। अगर डायरेक्ट इंटरलेशन का फॉर्मूला पूछ लेता है 1 नंबर में, बहुत कम पूछा गया है लेकिन पूछा गया है, तो मैं आपको लिख रहा हूं कि कैपिटल M इक्वल टू, मतलब मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, 1000 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, और उनके मॉलिक्यूलर मास और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिएगा और डिवाइड करेंगे, तो आप सीधा मोलैरिटी पे पहुंच जाएंगे। ये इंटरलेशन होता है। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है पहला, जिसमें हम बता रहे हैं आपको मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, उनकी यूनिट, उनमें इंटरलेशन क्या होता है, और उनमें सिमिलरिटी क्या होती है, किस चीज पे वो डिपेंडेंट है, किस पे नहीं है, ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी है। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जिसका नाम है हेनरी लॉ।